Assalamu alaikum, dear students. My name is Fakhr Hayat, Advocate High Court. And dear students, today our topic is बेसिकली ये जो आज का लेक्चर है ये पोस्ट आई हुई थी, वैकेंसीज आई हुई थी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एफपीएससी में एडीपीपी की असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसको आम जबान में हम जिसको सरकारी वकील कहते हैं। तो ये सरकारी वकील की जो जॉब्स हैं ये फेडरल में आई हुई हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में, और इनकी अपॉइंटमेंट भी इस्लामाबाद कोर्ट्स में ही होगी। तो जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिलेबस दिया हुआ है वो वन पेपर एमसीक्यूज़ है, और एमसीक्यूज़ कहाँ कहाँ से आएंगे उनको डिफ्रेंशिएट किया गया है। 4 बिग सब्जेक्ट्स, सीआरपीसी, पीपीसी, क्यूएसओ, ठीक है जी, इनमें से एमसीक्यूज़ आएंगे। और एक एडिशनल टॉपिक दिया हुआ था सबसे ऊपर सिलेबस, जब आप देखेंगे उस टॉपिक का नाम है, वो टॉपिक अभी हम करेंगे, उस टॉपिक का नाम है स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, सॉरी, स्टेप्स इन्वॉल्व इन लीगल प्रोसीडिंग्स या स्टेप्स इन्वॉल्व इन लीगल केसेस एटसेट्रा। तो ये टॉपिक है स्टेप्स इन्वॉल्व इन लीगल केसेस एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन लीगल प्रोसीडिंग्स। तो आइए देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं। जिस तरह अगर तो आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो स्टेप्स कौन से हैं जो लीगल केसेस की प्रोसीडिंग में स्टेप बाय स्टेप जो है हम केस को प्रोसीड करते हैं। और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। अभी एग्ज़ाम दे लें, चूँकि अब तो आपका पेपर करीब आ गए, एग्ज़ाम दे लें, एग्ज़ाम के वक्त प्रैक्टिस ज़रूर करें। प्रैक्टिस के बिना आप जो है जुडिशरी का इंटरव्यू भी पास नहीं कर सकेंगे, तो बहुत टफ इंटरव्यू होता है। तो इसलिए मेरी सजेशन आपको ये है कि अगर आप जुडिशरी में भी जाना चाहते हैं, एक अच्छा जज भी बनना चाहते हैं, तो एटलीस्ट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आइए हम अपना टॉपिक देखते हैं, स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, कौन से वो स्टेप्स हैं जो लीगल केसेस में फॉलो होते हैं। स्टेप नंबर 1, ऑफेंस कमिटेड। पहला स्टेप यह है कि ऑफेंस कमिट होता है। कोई भी जुर्म जब होता है तो हम उसको कहते हैं कि ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, कि जुर्म सरजद हो गया है। एंड क्रिमिनल लॉ कम्स इनटू मोशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको टॉपिक दिया है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने, उन्होंने यहाँ पे क्लियर नहीं किया कि स्टेप्स इन्वॉल्व इन लीगल केसेस, उन्होंने जस्ट लिखा है। उन्होंने यहाँ पे क्लियर नहीं लिखा कि क्रिमिनल के स्टेप्स बताने हैं या सिविल के स्टेप्स बताने हैं। तो ऑलमोस्ट तरीक़ेकार सेम है दोनों के, चंद थोड़े से डिफरेंस हैं, 2-4 डिफरेंस है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ऑफेंस कमिट हो जाता है, ठीक है जी, क्रिमिनल लॉ मोशन में आ गया। क्रिमिनल लॉ मोशन में आने का मतलब यह है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। सबसे पहले जब ऑफेंस हो जाता है तो एफआईआर पुलिस जो है वो दर्ज कर लेती है, ये स्टेप 1 है। ऑफेंस के बाद क्या होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। अब ये जो स्टेप्स आपको बताए जा रहे हैं, ये स्टेप्स पूरे पूरे चैप्टर्स हैं, बल्कि ये इन्वेस्टिगेशन को आप देखें तो ये 2 से 4 चैप्टर्स हैं कंप्लीट, लेकिन हमने जस्ट स्टेप्स को यहाँ पे हाईलाइट कर, थोड़े से टाइम में, लिमिटेड टाइम में आपको जस्ट स्टेप्स बताना चाहता हूँ। एक बात मैं और आपको बता दूं, ये जो स्टेप्स वगैरह लिखे हुए हैं ये सारा कुछ ऑलरेडी आपने पीपीसी, सीआरपीसी में और सीपीसी में, प्रोसीजरल लॉज में ऑलरेडी आपने ये स्टेप्स सारे पढ़ लिए हैं। अगर आपने सीआरपीसी अच्छे तरीके से पढ़ी है तो ये स्टेप्स ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे। लेकिन ये जो आपको सिलेबस दिया गया है कि स्टेप्स इन्वॉल्व, ये एक प्रैक्टिकल नेचर का सिलेबस है, और सो होप कि इस सिलेबस को देने का मकसद ये है कि आपसे जो एग्जामिनर है वो ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रैक्टिस का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एफआईआर कौन से सेक्शन में लॉन्च होती है, उसके बाद क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, 164 क्या है, 161 क्या है, ठीक है, चार्ज कैसे फ्रेम होता है। तो ये सारे स्टेप्स हैं, और ये सो होप कि इसको देने का मकसद यही है कि आपकी पूरे के पूरे ट्रायल से आपकी वाकफियत हो, ट्रायल आपके हाथों से गुजरा हुआ हो और आपने प्रैक्टिस की हुई हो। तो इस सिलेबस को देख के, पूरी जो लाइन है उसको देख के अंदाज़ा हो जाता है कि एग्जामिनर आपको प्रैक्टिस में देखना चाहता है, और आपने अगर प्रैक्टिस की हुई है तो एग्जामिनर आपसे प्रैक्टिस के क्वेश्चन पूछेगा ड्यूरिंग द इंटरव्यू। इसलिए उन्होंने ये सिलेबस में शामिल कर दिया है कि स्टेप्स इन्वॉल्व, यानी पूरे का पूरा क्रिमिनल ट्रायल, सिविल ट्रायल में से आप पास आउट हो चुके हों, आपका एक्सपीरियंस हो। सेकंड स्टेप है जी, इन्वेस्टिगेशन स्टेज होती है, ठीक है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बना के फिर पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन खत्म करके एक रिपोर्ट बना देती है, फाइनल रिपोर्ट। 173 की रिपोर्ट भी इसको कहते हैं, चलान भी इसको कहते हैं। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट 173 सीआरपीसी एंड वेरिफिकेशन ऑफ चलान बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। वो जो चलान बनाती है पुलिस,
फाइनल रिपोर्ट में उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर या जो सरकारी वकील है उस चालान को पास करता है या रिजेक्ट करता है, एतराज़ात लगाता है, जो भी करता है। तो चालान को वेरीफाई करना, प्रोसेस करना किसका काम है? सरकारी वकील का, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। नंबर स्टेप 4, जब वो चालान अदालत में आ जाता है तो मुल्ज़मान की तलबी के बाद क्या हो जाता है? चार्ज फ्रेम हो जाता है जी, फर्द जुर्म आयद हो जाती है। स्टेप 5, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। फर्द जुर्म के बाद शहादत आना स्टार्ट हो जाती है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस। ठीक है, तो शहादत के बाद क्या होगा? जैसी शहादत आएगी उनके ऊपर क्या होगा? क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। स्टेप 6। स्टेप 7 में क्या होगा? री एग्जामिनेशन। अगर कोर्ट परमिट करती है कि कोई कमी पेशी रह गई है तो री एग्जामिनेशन हो सकता है। और स्टेप 8 में क्या होता है? एक्यूज की स्टेटमेंट होती है 342 एंड 342 सब सेक्शन 2, 342 एंड 340। उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट्स होते हैं और स्टेप 10 में जाके जज साहब फैसला सुना देते हैं, फाइनल जजमेंट या डिग्री। उसके बाद जो सजा अगर होती है तो फिर सजाओं पे अमल दरामद होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंसेस। अगर बंदा एक्विट हो जाता है तो केस खत्म। ठीक है, अगर सजा होती है तो स्टेप 11 में क्या होगा? एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंसेस। और उसके बाद क्या होगी? अपील हो जाएगी सुपीरियर कोर्ट्स में। तो ये 12 स्टेप्स हैं, ये 12 किस्म के जो स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स हैं जनाब आपकी लीगल प्रोसीडिंग की। ये मैंने आपको क्रिमिनल के बता दिए हैं, तकरीबन सेम ऐसे ही होता है। फर्स्ट स्टेप अगर आप सिविल में देखेंगे तो सिविल में सबसे पहले आपने दावा दायर करना है। जो भी आपका जो है दावा तमीली मुख्तस है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, डिक्लेरेशन ऑफ सूट, जो भी आप करवाने, इस्तकरार हक करना चाहते हैं, दिला पाने, फहमीदे हिसाब, जो भी आप दावा है, सिविल लिटिगेशन में दावा आएगा। दावे के बाद दोनों पार्टीज की दावे के बाद जो है मुद्दा अलैह जो है जो रिस्पोंडेंट है उसकी क्या होगी? तलबी होगी। तलबी के बाद फिर वो जो है आएगा, उसके बाद वो अपना जवाब दावा दाखिल करेगा जिसको रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। फिर उसकी जो है जो प्लेंटिफ है पहले उसकी एविडेंस होगी, उस पर क्रॉस होगा, फिर रिस्पोंडेंट की एविडेंस होगी, उस पर क्रॉस होगा, और फिर फाइनल आर्गूमेंट्स होगा, फिर डिग्री जो है वो अनाउंस कर दी जाएगी, जो फाइनल फैसला होगा। ठीक है, तो यही तरीक़ेकार है सिविल में भी और सेम यही तरीक़ेकार है ऑलमोस्ट क्रिमिनल में भी। ठीक है, तो स्टेप्स मैंने आपको बता दिए। इन स्टेप्स में से बेसिकली कोई एमसीक्यूज नहीं आना, एमसीक्यूज आपके सीआरपीसी पीपीसी में से ही आने हैं। लेकिन ये वाला जो टॉपिक है ये देने का एग्जामिनर आपको बावर ये कराना चाहता था कि जनाब जब आप इंटरव्यू के लिए आएंगे तो आप में से ये जो प्रैक्टिस है, ये ट्रायल जो है ना सारे का सारा प्रैक्टिस है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई तो सो होप कि आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो मेरी आपको सजेशन है कि इंटरव्यू आप अभी अपना रिटन एग्जामिनेशन दे लें, एमसीक्यूज जो आपका रिटन टेस्ट है, इसके बाद आपके पास जो टाइम बचेगा, मतलब रिजल्ट आने से पहले 2-3 महीने आपके पास टाइम होगा। 90 दिन काफ़ी होते हैं और रिजल्ट समटाइम लेट भी हो जाता है, 6 महीने भी लग जाते हैं। तो वो 2 से 3, 4, 5 महीने को जो टाइम मिलेगा वो आप डेली बेसिस पे 3 महीने, 1.5-2 महीने सिविल की प्रैक्टिस कर लें, 1.5-2 महीने जो है क्रिमिनल की कर लें, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस से हाउ नाउ है वो हो जाए और आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर सकें। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये सिलेबस देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरव्यू में आपकी जजमेंट है। इस सिलेबस में से एमसीक्यूज नहीं आएगा। ठीक है, एमसीक्यूज तो ऑलरेडी ये सारा सीआरपीसी में ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये सिलेबस देने का मकसद ये है कि आपको जब इंटरव्यू में आप बैठेंगे फिर आपसे प्रैक्टिस के क्वेश्चन किए जाएंगे। वो तमाम स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं क्रिमिनल या सिविल लिटिगेशन को आपको पता होना चाहिए। तो ये जनाब आपका एक सिंपल सा टॉपिक था, एडीपीपी एफपीएससी जो पोस्ट है आपकी इस्लामाबाद की, उसके लिए। सो होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नेक्स्ट कोई टॉपिक होगा तो इंशाल्लाह मैं उस पर भी लेक्चर, मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर इसको काइंडली क्लियर करें, ये टॉपिक हमसे क्या चाहता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये प्रैक्टिकल नेचर का है और ये आपको इंटरव्यू में जो है काम आएगा। ठीक है, तो इसलिए इंटरव्यू की स्टेज, अभी इसको एमसीक्यूज की नज़र से देखने की ज़रूरत नहीं है, ना इसमें से कोई एमसीक्यूज आने वाले हैं, जस्ट ये प्रैक्टिकल नेचर का है। ठीक है, आपके इंटरव्यू के लिए आपको प्रैक्टिस करें, पेपर देने के बाद प्रैक्टिस करें, ताकि आपके ये सारे स्टेप्स आपकी फिंगर टिप्स पर आ जाएं, आपको प्रैक्टिकली भी पता हो। ठीक है जी, तो ये था जनाब आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।